हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है। दो सेल के ईएमएफ को आपको कंपेयर करना है और जो कंपैरेटिव वैल्यू होगी वो आपको मेंशन करनी है। यहाँ पर एग्जाम में या ये प्रैक्टिकल में हमारा जो हमारे 15 एक्सपेरिमेंट की लिस्ट है उसमें से एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको दो सेल्स दिए हुए होंगे और दोनों सेल्स के ईएमएफ को आपको कंपेयर करना है। तो ये जो सर्किट मैंने आपके सामने बना रखा है, दिस इज द बेसिक सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इसको अपन प्राइमरी सर्किट भी बोलते हैं। प्राइमरी सर्किट में क्या होता है, ये एक बैटरी है, बैटरी को हमने की के थ्रू जो पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी ये वायर मैं यहाँ पर इस तरह से शो कर रहा हूँ। जो नॉर्मल जो पोटेंशियोमीटर ओरिजिनली होगा उसके अंदर वायर 9 या 10 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगा, पर सर्किट को कन्वीनियंट मेरी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको ए बी इस तरह से लंबा एक ही वायर में बना दिया। और ये जो है ये है एक रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टर। इसकी वैल्यू को चेंज करके आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू को चेंज करके आप इसके अंदर से करंट को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए प्राइमरी सर्किट तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, चाहे इससे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। सेकेंडरी सेल का जो सर्किट है वो चेंज हो जाएगा। सेकेंडरी सर्किट में एक सेल मैंने लगाया E1, इसका ईएमएफ है E1 और ये इसकी की हो गई। ठीक है, और एक और सेल हमने लगाया, जिन दोनों सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है उसको आपने बारी बारी सर्किट में लगाया और इसका ईएमएफ है E2। ठीक है, आपको E1 और E2 के बीच में कंपैरिजन करना है और ये जो बीच ये टू वे की है। एक बार आप E1 को सर्किट में लगाओगे, एक बार आप E2 को सर्किट में लगाओगे। टू वे की है, एक बार आप जैसे आपको E1 को सर्किट में लेना है तो आपने ये वाला की प्रेस कर दिया, अगर E2 को सर्किट में लेना है तो इसको निकाल के इसको प्रेस कर दिया। ठीक है, यहां पर आपने लिया एक गैल्वेनोमीटर लिया और इस गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को इस ए बी वायर पर आप स्लाइड करेंगे। स्लाइड करके आप क्या करेंगे, स्लाइड करके आप नल डिफ्लेक्शन जो प्रिंसिपल था उसको अपन फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और अपन क्या करेंगे, अपन ये कोशिश करेंगे कि गैल्वेनोमीटर से हम करंट को क्या कर दे, जीरो कर दे। गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो कैसे कर दे, वापस से मैं आपको बता रहा हूं। यहां से करंट आ रही है आई। अभी हमने क्या कर रखा है, स्टेप 1 में कीप K1, इसको अपन इस की को हम बोल देते हैं K1 और इस की को हम बोल देते हैं K2। ठीक है, कीप K1 क्लोज्ड एंड K2 ओपन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देयरफॉर E1 इज इन द सर्किट and E2 is out of circuit। E2 जो है वो सर्किट के बाहर है, E2 से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। करंट सारी कहाँ जा रही है, करंट सारी या A से होते हुए, E1 से होते हुए, ये जो की है इससे होते हुए, गैल्वेनोमीटर से होते हुए यहाँ पर इस स्लाइडर से पोटेंशियोमीटर वायर पर जा रही है। अब सबसे पहले करंट बनाई इसने, ये वाली बैटरी, प्राइमरी सेल के प्राइमरी सर्किट की बैटरी ने, इसने आई करंट बनाई। आई का एक पार्ट इस वायर में चला गया और आई का दूसरा पार्ट इस सर्किट में आ गया। इसको अपन लिख देते हैं आई डैश। और ये E1 जो बैटरी है ये भी एक करंट बनाएगी, लेट इट बी I2। इसने करंट बनाई I2। अब I1 और I2 इसमें जिसकी ताकत ज्यादा होगी उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। अगर मान लीजिए I1 डैश जो है 7 एम्पेयर है और I2 जो है वो 5 एम्पेयर है, इसका मतलब क्या है, ये I1 डैश डोमिनेटिंग हो जाएगा और 2 एम्पेयर की करंट A से लेकर इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो करते हुए जॉकी तक जाएगी। मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी लेफ्ट से राइट जाएगी करंट। अब अगर मान लीजिए I2 की वैल्यू ज्यादा हुई, मतलब I1 डैश 3 एम्पेयर है और I2 5 एम्पेयर है। अगर ये 5 एम्पेयर है तो इसका क्या मतलब हुआ, अब इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां से करंट जाएगी ए से होते हुए, जॉकी से होते हुए, गैल्वेनोमीटर से होते हुए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, अब I2 जो करंट है इसकी वैल्यू तो रहेगी फिक्स्ड, बट I1 की वैल्यू चेंज होती रहेगी जैसे जैसे आप इस स्लाइडर को यहां से वेरी करते रहोगे। ठीक है, हम इसने E ने क्या किया था, E ने इस पूरे वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट किया था। ठीक है,
पूरे वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V क्रिएट किया था, हमने पढ़ा था जैसे जैसे आप A से B जाओगे पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अभी हमने यहां से इसको लगाना स्टार्ट किया, मतलब जैसे आपने इसको यहां पर लगाया, यहां पर लगाते ही हमने देखा कि अभी तो पोटेंशियल ड्रॉप बहुत कम है। जैसे जैसे इसको आप बी पर लगाते जाओगे, मतलब बी की तरफ, सॉरी यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप बहुत ज़्यादा, आई की ताकत बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप बी की तरफ जाते जाओगे आई की ताकत, मतलब ये वाली जो करंट है, ये वाली जो करंट है इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर आने वाली करंट, इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डिक्रीज होता जा रहा है। और यहाँ पर किसकी ताकत ज़्यादा होगी? सबसे पहले जब हमने इसको यहाँ पर रखा तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप सबसे मैक्सिमम होगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम है, पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम होने की वजह से क्या होगा? I1 ज्यादा होगा और I2 की वैल्यू कम होगी। जैसे धीरे धीरे आप इसको स्लाइड करते जाओगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जैसे आप इसको स्लाइड करते जाओगे, मतलब सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जैसे ये यहां पर होगा तो लेंथ की वैल्यू क्या होगी? 0। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू के एल। यहां पर होगा तो लेंथ की वैल्यू 0, ये लेंथ 0 हो जाएगी। लेंथ 0 हो गई तो मतलब क्या होगा? लेंथ 0 हो गया तो पोटेंशियल भी 0। जैसे जैसे यहां से A से B की तरफ आप चलना स्टार्ट करोगे, L की वैल्यू बढ़ती जाएगी, L की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो V की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो E बना रहा है, वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप B की तरफ जाओगे, क्योंकि L की वैल्यू बढ़ रही है। K हमें पता है K कितना है? K पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको स्लाइड करते करते धीरे धीरे हम B तक जाने लगे, और पहले हमने यहां पर देखा तो I2 की ताकत ज्यादा थी। फिर धीरे धीरे जैसे हम B तक जाने लगे, I1 जो है वो इंक्रीज होने लगा, और एक लिमिट ऐसा है जब I1 डैश और I2 इक्वल हो गए। उस टाइम पर हमने इसकी जिस लेंथ पर ये इक्वल हुआ वो हमने नोट कर लिया, और हमने लिखा बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1, बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1, बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1 कितना रहा? बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1 इज इक्वल्स टू KL1। ये L1 क्या है? जिस लेंथ पर गैल्वेनोमीटर की करंट 0 हो गई, और K क्या है? K पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो हमने क्या करा, इसने ये वाला जो सेल था, इसने जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर के अक्रॉस बना रखा था उससे कम E1 और E2 की वैल्यू, ये आपको खास ध्यान रखना है, E1 और E2 की वैल्यू उससे कम होनी चाहिए। अगर कम नहीं होगी तो कभी भी ये इसकी ताकत को बराबर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब आप जैसे जैसे यहां पर आप जैसे थे, यहां पर ये जो पोटेंशियल ड्रॉप था V इज इक्वल्स टू क्या होता है? KL। यहां पर लेंथ 0 थी तो V भी कम था। जैसे जैसे आप यहां से यहां तक जाने लगे V की वैल्यू बढ़ने लगी, और एक टाइम में क्या होगा, ये जो V था, ये पोटेंशियल ड्रॉप जो इस वायर के अक्रॉस आ रहा था AJ के अक्रॉस, वो E1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप था उसके बराबर हो गया, ठीक है। E1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप था उससे बराबर हो गया, और उस टाइम पर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर से करंट की वैल्यू 0 हो गई। जब गैल्वेनोमीटर से करंट की वैल्यू 0 हो गई तो हमने बैलेंसिंग लेंथ नोट कर ली, E1 इज इक्वल्स टू KL1। E1 इज इक्वल्स टू KL1, ठीक है। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है? कीप K2 क्लोज्ड एंड K1 ओपन। Therefore cell E2 is in the circuit and E1 is out of circuit। अब क्या है? E2 सर्किट में आ गया, E1 सर्किट के बाहर आ गया। इसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। E1 सर्किट के बाहर चला गया, अब करंट E1 नहीं बना रहा, अब करंट कौन बनाएगा? E2 बनाएगा, और E2 करंट बनाएगा। शुरुआत में जब आपने स्लाइडर को इस पॉइंट पर रखा, A पॉइंट पर रखा, तो E जो पोटेंशियल ड्रॉप इस AB वायर के अक्रॉस बना रहा है, धीरे धीरे A पॉइंट पर क्या होगा? लेंथ क्या है? लेंथ 0 है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और सारी की सारी करंट किसकी वजह से होगी? E2 की वजह से होगी, और ये ऐसे घूम के गैल्वेनोमीटर से होते हुए, और गैल्वेनोमीटर किस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। फिर धीरे धीरे जैसे आप यहां से यहां जाते रहोगे तो क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप L बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब इस बैटरी ने इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप बनाया और इस सेल ने जो पोटेंशियल ड्रॉप बनाया, दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। उस टाइम पर क्या होगा? इसके अंदर आने वाली करंट, पहले
किस में गई थी, पहले E1 वाले सर्किट में गया था I डैश, अब E2 वाले सर्किट में जाएगा I डैश, और E2 की वजह से जो करंट बनेगी, फॉर सपोज इसको I3 मान लेते हैं, जब I डैश और I3 इक्वल हो जाएंगे उस टाइम पर क्या होगा, E ने जो पोटेंशियल ड्रॉप बनाया ए जे के अक्रॉस और E2 जो पोटेंशियल ड्रॉप बना रहा है ए जे के अक्रॉस, वो बराबर होगा। हमें E से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है E2 का पोटेंशियल हमें मेजर करना है। तो हमने क्या करा, यहां पर बैलेंसिंग लेंथ 2 नोट कर ली, बैलेंसिंग लेंथ फॉर E2 ये हमने नोट कर लिया, ये कितना आया, E2 इज इक्वल्स टू KL2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को आपने कंपेयर किया और आपने देखा E1 अपॉन E2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है L1 अपॉन L2 के बराबर, क्योंकि K से K तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये E1 जो है ये स्टैंडर्ड सेल है, या फिर E2 जो है वो स्टैंडर्ड सेल है, और E1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर आपको किसी एक की वैल्यू पता होगी तो आप दूसरे की ईएमएफ निकाल पाओगे, अदरवाइज क्या करोगे, आप सिर्फ कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए E2 का ईएमएफ पता है तो E1 कैसे निकालेंगे आप, E1 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 इंटू E2, ये आ जाएगी E2 की वैल्यू। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपको दोनों का ही ईएमएफ नहीं पता है तो आप दोनों की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, आप क्या कर पाओगे, बस कंपेयर कर पाओगे। अगर दोनों में से एक की भी वैल्यू पता है तो किसी एक की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, और दोनों में से किसी एक का ईएमएफ अगर हमें पता है तो दूसरे का ईएमएफ हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट इन योर प्रैक्टिकल्स, तो ये आपको लैब में भी करना है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, और प्रैक्टिकल में जब हम इसको करेंगे तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ये भी आपके प्रैक्टिकल में, उसमें हमें क्या करना है कि पोटेंशियोमीटर को यूज करके एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम वो वाला करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये जो प्राइमरी सर्किट है ये वैसा ही एग्जैक्टली सेम है। सेकेंडरी सर्किट में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। सेकेंडरी सर्किट में हमने क्या किया, एक तो आपने बैटरी लगाई जिसका ईएमएफ आपको फाइंड करना था। ठीक है, बैटरी का दूसरा एंड आपने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी का दूसरा एंड आपने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड आपने एक स्लाइडर के थ्रू इस पोटेंशियोमीटर वायर को टच कर दिया। ठीक है, और अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इसके अक्रॉस इस बैटरी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है, और यहाँ पर लगा देनी है एक की, और इसको कनेक्ट कर देना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। इस की का नाम हम रखते हैं K1। ये वाली जो की है ये K है, और ये वाली जो की है ये K1 हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ईएमएफ हम अज्यूम कर लेते हैं, इसका ईएमएफ हमने मान लिया E1। आपको ये जो E1 सेल है जिसका ईएमएफ E1 है वो वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में कीप की K1 ओपन, K1 को ओपन रखना है। K1 को अगर ओपन रखा है तो रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में नहीं है, रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में नहीं है, और सर्किट में कौन है, सिर्फ ये सेल सर्किट में है, सच दैट रेजिस्टेंस बॉक्स RB मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स इज आउट ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस बॉक्स इज आउट ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने सर्किट से बाहर रखा है। अब ये वाली की आपको हमेशा प्रेस रखनी है, प्रेस कर रखेंगे तो ये वाली की, इसने एक करंट बनाई, लेट इट बी I इसने करंट बनाई, तो इसकी वजह से ये जंक्शन में क्या हुआ, इसका एक छोटा सा हिस्सा, ये I का कुछ छोटा सा हिस्सा I डैश इसके अंदर आया, और E1 ने अपनी करंट बनाई, सपोज दिस इज I2। ठीक है, जब हमने इस जॉकी को यहाँ पर रखा तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू होता है KL। जब आपने इस जॉकी को यहाँ पर रखा तो L की वैल्यू क्या हो गई, L की वैल्यू हो गई 0। जब L की वैल्यू 0 हो गई तो
I1 डैश ये I डैश जो होगा ये कितना होगा, ये भी कम हो जाएगा, ये भी एकदम जीरो हो जाएगा और इसकी कोई भी ताकत नहीं होगी। ठीक है, तो सारी की सारी जो करंट आएगी वो किसकी वजह से आएगी, इस E1 की वजह से आएगी, और वो सर्किट में जाकर ये ऐसे घूमकर यहाँ इस गैल्वेनोमीटर से वापस आके इस तरफ। तो गैल्वेनोमीटर से करंट कहाँ जा रही, गैल्वेनोमीटर से करंट जा रही टुवर्ड्स लेफ्ट, तो गैल्वेनोमीटर ने हमें एक डिफ्लेक्शन दे दिया टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, फिर आपने इसको इतनी दूर टच कर दिया, ये वाला जो स्लाइडर है इसको बी पर टच कर दिया। जैसे ही आपने इसको बी पर टच किया तो ये E1 हमें इस बार भी E1 की वैल्यू E से कम ही रखनी है। जैसे आपने इस पे B पे टच कर दिया तो L की वैल्यू जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। L की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो I1 डैश ये इंक्रीज हो जाएगा और I2 के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो क्या करेगा, इस सर्किट में I1 डैश में माइनस I2 फ्लो होगा और डोमिनेशन किसकी होगी, डोमिनेशन I2 की होगी, सॉरी I डैश की डोमिनेशन होगी और I डैश फ्लो करेगा इस सर्किट में कहाँ से कहाँ, टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, और गैल्वेनोमीटर हमें शो कर देगा कहीं यहाँ का डिफ्लेक्शन। तो आपने क्या करा, हिट एंड ट्रायल मेथड से ये जॉकी को, ये स्लाइडर को बीच बीच में कहीं रखकर देखा, एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर I1 डैश और I2 क्या हो गए, बराबर हो गए। उस पॉइंट पर क्या होगा, जहाँ पर I1 डैश और I2 बराबर हो गए, उस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी और डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। लेट दिस पॉइंट बी J। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रीडिंग नोट कर लेनी है। बैलेंसिंग लेंथ L1, बैलेंसिंग लेंथ L1 आपको नोट कर लेना है। और ये कितना आ जाएगा, किसके लिए आया ये, फॉर E1 आया, E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई, KL1। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में अब ये जो की है K1 इसको क्लोज कर देनी है। कीप की K1 क्लोज सच दैट resistance box is in the circuit। जैसे ही आपने की K1 को क्लोज कर दिया तो रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में आ गया। रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में आ गया। अब देखिए, अब इस सेल के बारे, इस सेल के सर्किट को देखिए, ये जो सेल है E1 वाला जो सेल है, इस सर्किट को आप देखिए, इसके अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। अब तक हमने इसके अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया था। तो अब आप अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल नाप रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, E1 मिल रहा था। अब आपने इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इसकी जो करंट है वो रेजिस्टेंस बॉक्स में से भी जा रही है। अब मैंने बताया था जब सेल को सर्किट में लगा देते हैं तो उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में जब आप पोटेंशियल मेजर करते हो तो वो कौन सा होता है, वो टर्मिनल पोटेंशियल होता है, वो EMF नहीं होता है। तो अब जब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में लगा दिया और इसके अंदर से जब रेजिस्टेंस निकाल दी, कोई एक रेजिस्टेंस हमने निकाल दी, तो अब ये EMF नहीं बताएगा, ये क्या बताएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो अब जब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है तो क्या करा हमने, सेम प्रोसीजर फॉलो किया। I2 यहाँ से निकलेगी, I1 डैश यहाँ पर आएगा और किसी एक पॉइंट पर आप देखेंगे और ये जो पॉइंट होगा ये इससे पहले ही आपको मिल जाएगा। किससे, जहाँ पर पहले आपने L1 अचीव करी थी उससे पहले ही आपको ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसकी ताकत कम हो गई है, क्योंकि कुछ करंट तो इसकी रेजिस्टेंस बॉक्स में भी जा रही है, तो I2 की वैल्यू कम हो गई। तो पहले ही आपको एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर से करंट जानी बंद हो जाएगी। तो उसको अपन बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ L2। बैलेंसिंग लेंथ L2। E2 की वैल्यू कितनी आई, E2 इज इक्वल्स टू, सॉरी E2 नहीं आएगा, अब ये क्या आएगा, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू कितना आया, V इज इक्वल्स टू आ गया K क्या है, K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, KL2। ठीक है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया क्योंकि आपने जो पॉइंट यहाँ पर रखा वो इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये वाला जब आपने इसको यहाँ पर रखा तो ये जो सेल जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा था और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर के अक्रॉस बना रहा था वो बराबर हो रहे थे, तभी दोनों की करंट क्या हो गई, तभी दोनों की करंट कैंसिल हो गई और गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आई। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। फ्रॉम 1 and 2 आपने देखा, फ्रॉम 1 and 2 E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू क्या आ गया, L1 अपॉन L2 आ गया, क्योंकि K से K कैंसिल हो जाएंगे और तो E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, L1 अपॉन L2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं और एक बार चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाते हैं जहाँ पर हमने EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था।
यहाँ पर इक्वेशन में आपके लिए वापस लिखता हूँ, E1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ठीक है। अब E के बारे में हमने क्या पढ़ा था, E होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी E होता है EMF। EMF की वैल्यू क्या होती है, EMF होता है I इंटू R प्लस R, ठीक है। तो इसको अगर आप ओपन करोगे I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r, ये I इंटू R होता है V और ये बन जाएगा I इंटू R, तो ये आ गई E की वैल्यू। E इज इक्वल्स टू क्या आ गया, V प्लस आई आर, या चाहो तो आप E की ये वाली वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। और V क्या होता है, V इंटू होता है, V इज इक्वल्स होता है I इंटू R, ठीक है। क्योंकि I को डिसाइड करने वाला कौन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमने क्या करा, E और V की वैल्यूज़ पुट कर दी। E की वैल्यूज़ हमने क्या पुट करी, E की जगह हमने पुट कर दिया I R प्लस स्मॉल r। ये स्मॉल r क्या है, ये स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, और R कौन है, R हमने जो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस लगाया है वो कैपिटल R है। और नीचे आ गया I इंटू R इज इक्वल्स टू बैलेंसिंग लेंथ L1 अपॉन बैलेंसिंग लेंथ L2। I से I कैंसिल हो गए, तो नीचे क्या बचा, R अपॉन R प्लस R अपॉन R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ठीक है। ये L1 अपॉन L2 हो गया। अब जब R अपॉन R करोगे आप, तो R अपॉन R हो जाएगा 1 और प्लस ये हो जाएगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये R अपॉन R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ये उधर आके -1 हो जाएगा। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या है, स्मॉल r की वैल्यू हो गई कैपिटल R L1 अपॉन L2 -1। तो इस तरह से आप किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। प्रिंसिपल कौन सा यूज़ किया हमने, नल डिफ्लेक्शन और पोटेंशियल ग्रेडियंट का प्रिंसिपल यूज़ किया। पोटेंशियोमीटर के जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे उसमें दोनों चीज़ें काम में आएंगी। एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की मदद से आप क्या कर सकते हो, वायर के जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है AB, उसके किसी भी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्या पता होना चाहिए, आपकी बस वायर की लेंथ पता होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, उसको जल्दी से पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास आ जाएगा उस 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप। तो हमने वही किया, बैलेंसिंग लेंथ मिलते ही हमने क्या किया, वायर की लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया। और नल डिफ्लेक्शन से हमने क्या करा, नल डिफ्लेक्शन से हमने बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन करी थी। तो इस तरह से दोनों के तालमेल से, दोनों को यूज़ करके ही हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी ओवर होता है। और हमने ये जो चैप्टर था, ये जो चैप्टर है, इसमें जो आपका बोर्ड का सिलेबस है उसमें 7 मार्क्स का आता है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर मिलाकर आपका बनेगा 8 मार्क का, और उसके बाद ये जो चैप्टर बनेगा ये भी 7 या 8 मार्क का आता है, क्योंकि अब ये जो पैटर्न चेंज हो गया है उसके अकॉर्डिंग शायद ये 8 मार्क का है। तो आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट दोनों मिलाकर ये चैप्टर है टोटल 16 मार्क्स का है। तो अब तक हमने 16 मार्क्स का सिलेबस पढ़ लिया। अगर आपने अभी भी पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको पहले आप देखना स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप प्रोसीड करते जाएंगे। और ये वीडियोज़ रिविजन के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको कभी भी जैसे ही टाइम मिलता है, अगर आपको फॉर सपोज जैसे मीटर ब्रिज आपको समझ में नहीं आ रहा तो जल्दी से आपने मीटर ब्रिज का वीडियो चलाकर देख लिया, तो इस तरह से क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप एनी टाइम एनीवेयर लेक्चर लगाकर और इसको देख सकते हो और अपना रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। वो हमारा चैप्टर नंबर 4 है।